नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। छत्तीसगढ़ में एलिफेंट रिजर्व के नाम पर तैयार किए गए लेमरू प्रोजेक्ट को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच विवाद शुरू हो गया है। राज्य में विपक्ष में बैठी बीजेपी ने भूपेश सरकार की नीयत पर सवाल उठाए हैं। दरअसल 2007 में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को एलिफेंट रिजर्व को लेकर अनुमति दी थी। उस समय ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पाया था, लेकिन कांग्रेस के सत्ता में आते ही इस लेमरू प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया गया और साथ ही एलिफेंट रिजर्व का एरिया बढ़ाकर 752 वर्ग किलोमीटर से 1995 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया। एरिया बढ़ने से लेमरू प्रोजेक्ट के भीतर वहां के 64 कोल ब्लॉक भी आ गए हैं। कोल ब्लॉक से केंद्र को मिलने वाला राजस्व और कोयला खदानों के आवंटन को लेकर अब राज्य और केंद्र सरकार में विवाद जन्म ले रहा है। तो वहीं बीजेपी के आरोपों को लेकर राज्य सरकार ने कोल ब्लॉक का दुरुपयोग रोकने को लेकर काम करने की बात कही है। लेमरू प्रोजेक्ट पर विवाद को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं कि इस मामले पर क्या कह रहे हैं राज्य के वन मंत्री मोहम्मद अकबर। अब कोयला है तो आगे चल के दोहन भी होता, तो इस हिसाब से पेंडिंग करने का कारण तो अब उन्हीं को मालूम है कि जिन्होंने पेंडिंग किया, लेकिन हमारी नज़र में ये है कि कोयला था इसलिए नहीं किया जा रहा था। देखिए, मानव हाथी द्वंद्व तो लगातार चल रहा है। इस समय 266 हाथी 16 विचरण दलों में अलग अलग स्थानों में चल रहे हैं। हाथियों का मूवमेंट अब कहीं का कहीं अचानक से हो रहा है, और जिसमें आप ये देखे होंगे कि पहले महासमुंद में कोई उनके आगमन की कोई सूचना नहीं होती थी, या बालोद में नहीं होती थी, गरियाबंद में नहीं होती थी, लेकिन अब ये सब जगह कभी कहीं पाए जा रहे हैं। मानव हाथी द्वंद्व को रोकने के लिए लगातार वन विभाग की तरफ से जिस ओर हाथी दल का विचरण होता है उसको रोकने के लिए पहले से ही आसपास के गांव को अलर्ट किया जाता है मोबाइल के जरिए। या देखिए, 452 वर्ग किलोमीटर का 2007 में तत्कालीन सरकार में सैद्धांतिक समिति आई थी, उसका नोटिफिकेशन कर देना था, लेकिन वहाँ पे पूरा कोल ब्लॉक है, तो वो कोल ब्लॉक के कारण उसका नोटिफिकेशन 2007 से 2018 तक रोक के रखा गया था, उसको नहीं किया गया। लेकिन 2018 में नई कांग्रेस की सरकार बनी भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, ये तय हुआ कि इस दायरे को बढ़ाया जाए, क्योंकि वो हाथियों के लिए एक अनुकूल वातावरण उत्पन्न कराता है। तो उसको बढ़ा के 1995 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को निर्धारित किया गया। बाकायदा मंत्रिमंडल में उसकी प्रस्तुतिकरण हो चुकी है, नोटिफिकेशन होना बाकी है। तो आप वन मंत्री मोहम्मद अकबर को सुन रहे थे। आज हम चर्चा इसी पर करेंगे कि जिस प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र और राज्य सरकार में तनातनी चल रही है और जो आरोप राज्य के ऊपर केंद्र की ओर से लगाए जा रहे हैं, बीजेपी के जो स्थानीय नेता हैं वो सवाल उठा रहे हैं राज्य सरकार की नीयत को लेकर। दरअसल 2007 में केंद्र ने राज्य सरकार को एलिफेंट रिजर्व को लेकर अनुमति दी थी। ये प्रोजेक्ट उस समय पर शुरू नहीं हो पाया था, लेकिन अब कांग्रेस के सत्ता में आते ही लेमरू प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया गया है। लेकिन जो इसका एरिया है वो बढ़ाकर 752 वर्ग किलोमीटर से इसके साथ ही 1995 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया है। लेकिन जब एरिया बढ़ा तो लेमरू प्रोजेक्ट के भीतर वहाँ के 64 कोल ब्लॉक भी आ गए हैं। वैसे में जो राजस्व मिलता है केंद्र को इनसे, कोयला खदानों के आवंटन को लेकर अब राज्य और केंद्र के बीच में ये विवाद शुरू हो चुका है। इधर बीजेपी के आरोपों को लेकर राज्य सरकार ने कोल ब्लॉक का दुरुपयोग रोकने को लेकर काम करने की बात भी कही है, लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर कैसे हल निकलेगा और क्या इस पर अभी राज्य सरकार की प्रतिक्रिया है, राज्य सरकार की ओर से किस तरह के कदम इस प्रोजेक्ट को लेकर उठाए जा रहे हैं, चर्चा आज इसी पर हम करेंगे। नियत पर जो सवाल उठाया जा रहा है उसको लेकर क्या जवाब राज्य सरकार के पास है और क्या काम किया जा रहा है, इसके दोहन को लेकर जो लगातार बातें सामने आ रही हैं, वन मंत्री की ओर से भी इसमें जिक्र किया गया। हमारे साथ दो खास मेहमान फिलहाल जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दूं। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। अमित जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव हैं। अनुराग जी, आपका स्वागत है। शुरुआत अमित जी आप ही के साथ में कर रहा हूं। क्या अभी इस प्रोजेक्ट को लेकर चल रहा है सर? नियत पर सवाल बीजेपी उठा रही है
और जो बातें की जा रही हैं राज्य सरकार की ओर से कि हम इसको लेकर काम कर रहे हैं, तो क्या कुछ आप लोगों का कदम है? पराग जी, हमारी नीयत भी साफ है और नीति भी स्पष्ट है कि देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी सभी बातें पहले ही स्पष्ट कर दी है कि हमारे जन जंगल जमीन के जो रहवासी हैं उनकी तमाम बातों को हमने जिस प्रकार से हमने कहा ना कि वो वही वहां के हकदार हैं। और जिस प्रकार से लेमरू प्रोजेक्ट के विषय में अगर मैं कहना चाहूँ कि जिस प्रकार से 2007 से 2017 तक पूर्ववर्ती सरकार ने उस लेमरू प्रोजेक्ट पे आंख मूंद के जो बैठे थे और हाथी अभ्यंतरण जो है, जो एलिफेंट रिजर्व एरिया है, अगर उसके देखेंगे तो कोई भी प्रभावी कदम उन्होंने नहीं उठाया था। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ सरकार, जब से हमारी सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी, तब से छत्तीसगढ़ में जो गांव और आदिवासी और वहां के वनवासी हैं, उनके बहुमूल्य जनजीवन के साथ साथ देखिए, जिस प्रकार से देखा गया है कि हाथियों का जो दल आता है तो फसलें भी नुकसान करता है, तो लगातार इस प्रोजेक्ट से अगर आप देखेंगे तो एक संरक्षित क्षेत्र भी रहेगा। और एक बीजेपी के आज सम्मानित प्रवक्ता हमारे बड़े भाई अनुराग भैया को बताना भी चाहिए कि 2007 से ऐसा 17 तक ऐसी क्या वजह थी। वजह मैं आपको बता देता हूँ, अनुराग भैया से उसका आप प्रश्न कर लीजिएगा। देखिए, एक्चुअल में जो लेमरू एलिफेंट रिजर्व एरिया है, वहां पर कोल सहित अन्य खनिज संपदा है, खनिज संपदा का भंडार है, और उद्योगपति की रुचि इस पूरे कोल ब्लॉक में थी, जिसके कारण पिछली सरकार उनके दबाव में रहा करती थी और 2006 से लगभग 2018 तक इस प्रोजेक्ट को उन्होंने नहीं होने दिया। उद्योगपति नहीं चाहते थे कि इस पूरे एरिया में एलिफेंट रिजर्व एरिया बने ताकि उनको आगे कोई तकलीफ ना हो। और लगातार अगर आप देखेंगे तो हमारी सरकार आने के बाद मैं आपको बता दूं कि हमारी सरकार ने फैसला लिया कि आदिवासी और वनवासी जो हमारे भाई हैं, उनके अधिकारों का और उनके हितों की रक्षा के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है और उनके हितों के खिलाफ कुछ भी ऐसा नहीं किया जाएगा। और मानव और हाथी का जो संघर्ष बढ़ रहा था, उसके लिए रिजर्व फॉरेस्ट को बनाया भी जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हेरिटेज विकास के अतिरिक्त राशि भी वहां के रहवासियों को मिलेगी। किसी का भी व्यवस्थापन वहां पर जो है उनको हटाया नहीं जाएगा, क्योंकि हमारी सरकार का ये मानना है कि वहां के जो लोग हैं, वहां के जो रहवासी हैं, जो वहां के जल जंगल जमीन के असली हकदार हैं, उनको किसी भी तरीके से वहां से नहीं हटाया जाएगा। लेकिन निजी वन अधिकार या सामुदायिक वन अधिकार का जो है, इसका जो प्रभाव है, उसको भी देखते हुए हमारी सरकार कार्य कर रही है। ठीक है, अनुराग जी, कैसे चाहते हैं इस विवाद का हल, कैसे होगा सर? देखिए पराग जी, पिछले 2 वर्षों में छत्तीसगढ़ के अंदर खासतौर पर वनांचल क्षेत्र में हाथी मानव दल चरम पर है। और ये कहें कि इससे बहुत जनहानि भी हो रही है, हाथी भी मारे जा रहे हैं, फसलों की भी बहुत भारी नुकसान हो रही है, और एक तरीके से एक विकट स्थिति निर्मित हो चुकी है जी। अब इसको रोकने के लिए बात है, रोकने के लिए अलग अलग प्रकार के उपाय सामने आते हैं, कभी अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं, और खास तौर पर अभी चावल खिलाकर हाथियों को रोकने की बात कांग्रेस पार्टी के द्वारा, वन मंत्री के द्वारा हो रही थी। लेकिन वो तो इतर विषय है। लेकिन एक विषय था कि हाथियों को कॉरिडोर बनाकर रोका जाए, जिसका प्रस्ताव 2007 में बीजेपी की तात्कालिक सरकार ने लाया था, जिसको केंद्र सरकार ने मंजूरी दी थी। और उसके बाद फिर ये प्रस्ताव लगातार चलता रहा। उस समय तो कम था ये हाथी मानव दल की स्थिति, लेकिन फिर भी एक विचाराधीन विषय था। तो उसके बाद ये आज के परिस्थितियों में इस पर मैं पराग जी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, इसके एरिया को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी के अंदर खींचतान मची हुई है सरकार में। कभी टीएस सिंहदेव जी बोलते हैं इसका एरिया कम होना चाहिए, कभी ये 2200 से 2500 स्क्वायर किलोमीटर का हो जाता है, कभी ये 1600 हो जाता है, कभी ये 700 हो जाता है, कभी ये 1900 हो जाता है। और ये प्रस्ताव अनेकों विवादों से गुजरता हुआ ये एक बार कैबिनेट में पारित हुआ था, और उसके बाद फिर पेंडिंग छोड़ दिया गया था, और फिर अभी कैबिनेट में पारित किया 1900 कुछ स्क्वायर किलोमीटर का जी। अब जब तक ये नोटिफाई नहीं हो जाएगा
तब तक ये अस्तित्व में नहीं माना जाएगा, नंबर 1 बात। दूसरी बात ये है कि वहां पर जो कोल ब्लॉक की बात कर रहे हैं ये अमित श्रीवास्तव जी, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि कोल ब्लॉक मनमोहन सिंह के सरकार में अस्तित्व में आया था राजस्थान पावर कंपनी लिमिटेड के नाम से जी, जिसका उत्खनन का काम अडानी को दिया गया था, वो कर रहे थे। तो केंद्र में तात्कालिक समय में 2005 में मनमोहन सिंह की सरकार थी, उन्होंने कोल उत्खनन के लिए इसका प्रस्ताव दिया। अब आज के तारीख में मेरे जानकारी में जो है कि यदि अभी तक गजट नोटिफाई नहीं हुआ है, कौन से गांव उसमें आ रहे हैं ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। जब तक कौन से गांव आ रहे हैं ये स्पष्ट नहीं हो जाएगा, तब तक हम ये आकलन नहीं कर सकते हैं कि सरकार की मंशा क्या है। लेकिन तात्कालिक परिस्थितियों में ये कहा जा सकता है कि जो टोपोग्राफी से भी उसको देखा जाए उस एरिया को, तो जो सबसे सघन वन क्षेत्र है जी, उसको इस कॉरिडोर से अलग कर दिया गया है, ऐसी मेरी सूचना आ रही है। जो घना जंगल है जहां पर हाथियों का निवास होना चाहिए, उस क्षेत्र को इससे अलग कर दिया गया है, जबकि घना जंगल को इस प्रोजेक्ट में लिया जाना चाहिए। और भी विषय है कि जो अभी जो कोल माइंस का एक्सटेंशन एरिया है उसको भी इस प्रोजेक्ट से अलग किया जा रहा है, ये भी मुझे सूचना प्राप्त हुई है जी। अब इस पूरे मामले का पटाक्षेप तभी होगा जब ये नोटिफाई हो जाए और इसमें कौन से गांव आ रहे हैं इसकी जानकारी मिल जाए, तभी ये स्पष्ट रूप से ये जानकारी मिलेगी कि वर्तमान इसकी परिस्थिति क्या है और इसमें सरकार की मंशा क्या है। ठीक है अमित जी, क्लैरिफिकेशन कैसे आप लोग अब कर रहे हैं इसका? देखिए, मैं आपको बता दूं कि बहुत ही सम्मानित अनुराग भैया अभी कह रहे थे, और मैं आपको बता दूं कि हमारी सरकार आने के बाद जो 5 कोल ब्लॉक को लेकर हमारी सरकार ने आपत्ति की थी, वो था मुर्गा साउथ, मुर्गा 2 और मदनपुर नॉर्थ और फतेहपुर ईस्ट और सिवान। ये पांचों के लिए हमारी सरकार ने, मोहम्मद अकबर हमारे जो वन मंत्री हैं, उन्होंने पत्र भी लिखा था केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी को, और अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई थी कि इसको एलिफेंट एरिया रिजर्व एरिया से बाहर किया जाए, इसको बाहर किया जाए करके। और आपको मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ के जो हंसदेव से सटे जो मान नदी का जलग्रहण क्षेत्र है, इस पूरे इलाके में राज्य सरकार ने 1995 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लेमू रिजर्व प्रस्तावित किया था, और उसकी अधिसूचना भी निकाली, और 20 जून को मैंने जैसा कहा कि 20 जून को वन मंत्री जी ने पत्र भी लिखा था। अब जो लेमू हाथी एलिफेंट रिजर्व एरिया का गठन, आपको मैं बता दूं कि संरक्षण जो है वो रिजर्व के रूप में किया जा रहा है, जिसके तहत मैंने जैसा पहले भी आपको कहा, ना तो कोई गांव का वहां पर व्यवस्थापन होगा और ना पूरे जो भी वहां के लोग हैं, जो रहवासी हैं, उनको कहीं भी विस्थापित नहीं किया जाएगा। मैं आपको जैसा बता रहा हूं, और मैं आपको बता दूं कि 2011 से 2017 तक अलग अलग 12 योजना पूर्ववर्ती सरकार ने लाया, और उसमें लगभग 45 करोड़ रुपए खर्चा किए। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद मैं आपको बताऊं कि 80 करोड़ रुपए अभी तक मुआवजा भी दिया गया है, और कैबिनेट में जो इस पे चर्चा होके जो 1995 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है उसको ही रखा गया है। और बहुत ही सम्मानित भाजपा के प्रवक्ता अनुराग भैया जिस प्रकार कह रहे थे कि सिंहदेव साहब ने कहा, उन्होंने उसके बाद डिनाई किया था कि जैसे खबरें आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है, और मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि रिजर्व एरिया जो एलिफेंट रिजर्व एरिया उसको कम किया जाए। क्योंकि अगर देखिए, आप एक चीज देखिए पराग जी, अगर हम अगर अपने लोगों की रक्षा नहीं कर पाएंगे, अगर लोगों के लिए योजनाएं नहीं लाएंगे, और जिस प्रकार से हाथियों का दल, अगर आप देखेंगे कि राज्यों में हमारे आने के बाद वन और पर्यावरण के संरक्षण के लिए और उनके सुरक्षित भविष्य के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। और अगर आप देखेंगे तो हाथी और मानव का जो द्वंद्व है, जो घटनाएं देखने आती, कहीं ना कहीं प्रभावी ढंग से उसमें कमी भी आई है। और एक और चीज कि उस एरिया में अति आवश्यक है कि जिस प्रकार से कोल माइंस को इन्होंने रखा था, नीलामी के लिए रखा था, तो हमने उसको हटाने के लिए कि उसको पूरी क्षेत्र से उसको हटाइए, ताकि वन और पर्यावरण की सुरक्षा छत्तीसगढ़ सरकार की प्राथमिकताओं में है। ये हम हमेशा कहते हैं, क्योंकि ये वन और पर्यावरण जो वन है वही हमारी धरोहर है। इस कारण इस क्षेत्र में जो खनन गतिविधियां पराग जी, उसको रोकना अति आवश्यक है। ठीक है अनुराग जी, ये जो एरिया बढ़ाया गया है, इसको लेकर बीजेपी की राय क्या है?
देखिए, एरिया बढ़ाया गया है, ये जब तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक कि ये उसका नोटिफिकेशन करके ये नहीं बता देंगे कि कौन कौन सा एरिया ये ले रहे हैं जी। और दुर्भाग्य यही है पराग जी, हाँ। कि ये नोटिफाई नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ एक सब्ज बाग दिखा रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं कांग्रेस की सरकार की हम कैबिनेट में पारित कर दिए हैं, हमने उसका रकबा ये रखा है, लेकिन रकबा कौन सा रखा है, किस क्षेत्र का रखा है, कौन सा जंगल ले रहे हैं, कौन सा क्षेत्र छोड़ रहे हैं, जब आप ये बताएंगे तब जाकर आपका क्लियर होगा मामला। तो कुल मिलाकर ये तो मुगालते में रखना चाह रहे हैं। और मैंने आपको कहा कि ये जो हाथी मानव द्वंद है वो चरम पर है छत्तीसगढ़ में। अब ये अलग बात है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जो हाथी द्वंद में मारे जा रहे हैं ग्रामीण हमारे आदिवासी भाई, उनको मुआवजा नहीं देते हैं, मुआवजा ये देते हैं उत्तर प्रदेश में जाके 50-50 लाख रुपए का। तो यहाँ जो मृत्यु हो रही है हाथियों से उसमें इनको मुआवजा नहीं मिलता और ना ही नोटिफाई कर रहे हैं। तो ना समाधान निकालेंगे, ना मुआवजा निकालेंगे, ना कॉरिडोर बनाएंगे और अलग अलग प्रकार की घोषणा करेंगे। तो इससे तो काम नहीं चलने वाला है। लेकिन सवाल आपके ऊपर यह भी उठाया ना अभी अमित जी ने कि आप लोग इसको शुरू क्यों नहीं कर पाए? देखिए, शुरू तो हम नहीं किया था, हमें ने इस प्रस्ताव को अस्तित्व में लाया था कि कॉरिडोर बनना चाहिए, कॉरिडोर से ही समाधान है। और हमने एक छोटा एरिया लिया था, लेकिन फिर बाद में उसका एक्सटेंशन का प्रस्ताव बना कि इसका एरिया और बड़ा करना चाहिए ताकि रायगढ़ क्षेत्र और कोरबा जिला ये सबको कवर किया जा सके उसमें। तो उस समय फिर चूंकि उसका इतने लंबे शासनकाल में नहीं कर पाए, लेकिन आप नहीं, 7 के बाद तो एक्सटेंशन का प्लान था, उसका व्यापक रूप से किया जाना था वो। तो उसको लेकर वहां पर रायशुमारी की जा रही थी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ तब ये इतनी भयंकर समस्या नहीं थी जितनी आज इस 2 साल में है। आप रिकॉर्ड उठा के देखिए किस प्रकार से रोज हत्या हो रही है, लोग हाथी मार रहे हैं लोगों को और लोग हाथियों को मार रहे हैं। ये स्थिति निर्मित हो गई है आज। तो 2 साल में तो ये हाईएस्ट रेट कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में हाथी मानव द्वंद का है। तब उस समय ये परिस्थिति नहीं थी। ठीक है अमित जी, मुगालते में क्यों रख रहे हैं, इसका कारण क्या है और स्पष्ट क्यों नहीं किया जा रहा है इस प्रोजेक्ट को लेकर? कितना एरिया है, कौन कौन से वो इलाके हैं? क्योंकि देखिए सवाल इसलिए नियत को लेकर भी खड़ा हो रहा है। 64 ब्लॉक कोल ब्लॉक इसमें इस पूरे क्षेत्र में आ रहे हैं जो 1995 वर्ग किलोमीटर की आप बात कर रहे हैं, इसका जिक्र आप कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि लगातार जिस प्रकार से केंद्र बैठी हुई निरंकुश सरकार और वहां पर बैठे हुए हुक्मरान, उनको इस प्रोजेक्ट से मतलब नहीं था। हम तो कह रहे हैं कि 1995 किलोमीटर का जो प्रोजेक्ट है वो यथावत रहेगा। लेकिन केंद्र सरकार की जो इंटरेस्ट था पराग जी, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इंटरेस्ट था छत्तीसगढ़ के कोयले में था। लेकिन जिस प्रकार से कोयले की नीलामी की प्रक्रिया में पर्यावरण की चिंताओं को भी दरकिनार किया गया और 5वीं अनुसूची अगर देखेंगे, 5वीं अनुसूची की ग्राम सभाओं के विरोध को भी संज्ञान में नहीं लिया गया। और हमने तो पहले भी आपके चैनल पे कहा है कि ये नीलामी कहीं ना कहीं संघीय ढांचा पर हमला है। मोदी सरकार संघीय ढांचे पे उनको विश्वास तो है नहीं और लगातार इस पूरी प्रक्रिया का केंद्रीकरण किया जा रहा है। और हमने जैसा कहा ना कि वन और पर्यावरण दोनों की सुरक्षा छत्तीसगढ़ सरकार की प्राथमिकताओं में है। और लगातार मैं आपको कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के संसाधनों की छत्तीसगढ़ के रहवासियों की, छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाइयों की, वनवासियों की रक्षा और उन संसाधनों की, उनकी आजीविका की अगर चिंता हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार से केंद्र सरकार को सिर्फ कोयला चाहिए, यहाँ का मिनरल्स चाहिए। लेकिन अगर हम कोई योजना लेके जाते हैं, हम अगर जिस प्रकार से वो कोई योजना बनाते हैं तो छत्तीसगढ़ के साथ वो सौतेला व्यवहार लगातार कर रहे हैं जब से हमारी सरकार आई है। ये आपके चैनल में हमने कई बार इस पर डिबेट किया है। तो ऐसा संघीय व्यवस्था पे जिनका विश्वास नहीं है, भारत के संविधान में जिनका विश्वास नहीं है, उनको ये सोचने की दरकार है। और मैं तो एक प्रश्न आपके चैनल के माध्यम से उठाना चाहता हूँ कि 15 वर्षों तक इनकी सरकार थी, क्यों भाई आपने इस प्रोजेक्ट को नहीं किया? क्यों आपका इंटरेस्ट उद्योगपतियों के लिए इसको रोकना था? तो आप तो ऐसी सरकार थे कि आप किसानों का पानी भी अपने उद्योगपति मित्रों को बेच देते थे। आपका एक ही फंडा था, एक ही स्लोगन था, गरीबों से खींचो, अमीरों को सींचो। ठीक है अनुराग जी, एक फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा। देखिए नियत पर सवाल आप लोग जो उठा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की, उल्टा वही कह रहे हैं कि आप लोगों की नियत ठीक नहीं थी, वरना अब तक तो इस पर आपने काम शुरू करके इसको खत्म कर दिया होता। 15 साल के शासनकाल में आप लोग उसको नहीं कर पाए और अब जब कांग्रेस पार्टी इसको करने जा रही है तो आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। और हल कैसे होगा इसका, बहुत जल्दी से फाइनल कमेंट आपका।
नहीं, हल तो सिर्फ तब हो जाएगा जब इनके हाथ में है नोटिफिकेशन। हाँ। ये कल जारी कर दे नोटिफिकेशन। हाँ। लेकिन भ्रमित क्यों कर रहे हैं? बार बार कैबिनेट में लाना, बार बार कैबिनेट में पारित करना। 2 बार पहले भी पारित कर चुके हैं, फिर भी बाद में आ जाता है। तो नोटिफाई कर दे ताकि उसकी प्रक्रिया आगे बढ़े। और अभी तो बहुत स्थिति खराब है, क्योंकि अब तो ये भी तय करना पड़ेगा कि आप उस क्षेत्र में जो कॉरिडोर में आएगा उसमें मुआवजा देंगे कि नहीं लोगों को, क्योंकि वो एरिया है उसमें मुआवजा तय करिए। उसमें वनवासियों के अधिकार तय करिए, आदिवासियों के राइट्स तय करिए, तो जमीनों की क्या स्थिति रहेगी, कैसे बसाहट होगी, ये सब कंडीशंस रखना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, रखें वो जल्दी से सामने। ठीक है अमित श्रीवास्तव जी, फाइनल कमेंट आपका सर। नोटिफिकेशन इसका आप जारी करिए और जो मुआवजे को लेकर जिक्र कर रहे हैं अनुराग जी, उस पर भी बात करिए, क्योंकि समस्या का समाधान हो ये बेहतर है। आपस में अगर विवाद चलता रहेगा तो ये सारी चीजें इससे प्रभावित होंगी। देखिए, विवाद का विषय हम खड़े नहीं करते, लेकिन विवाद मोदी सरकार आने के बाद विवाद तो उनका चाल चरित्र और चेहरा है। इस प्रकार गैर भाजपाई शासन जहां पर है उसको कैसे प्रताड़ित करना, सौतेला व्यवहार करना हमने देखा है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट करना आपको चाहता हूँ कि ये लेंडू एलिफेंट रिजर्व एरिया 1995 जो 1 किलोमीटर एरिया है संरक्षित हमने करने का जो अपने कैबिनेट पे रखा था, ये पूरा बनेगा। पार्टी में कोई द्वंद्व तो नहीं है इसको लेकर? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। भाजपा के प्रवक्ता जो है वही चीज जो माहिर होते हैं, आधे समय सच को छुपाते हैं, आधे समय झूठ को फैलाते हैं और उसमें उनके पीएचडी होती है। वही काम लगातार 3 सालों से कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। आपके विधायक मंत्री टीएस सिंहदेव जी आपत्ति कर रहे हैं। टीएस सिंहदेव साहब ने बाद में खंडन कर दिया था, अनुराग जी। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुराग जी और अमित जी, आप दोनों का चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। खैर, इस लेमरू प्रोजेक्ट को लेकर आपस में तनातनी फिलहाल देखने को मिल रही है। बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि अभी स्पष्ट तौर पर चीजें राज्य सरकार की ओर से सामने नहीं आई हैं। उधर नियत पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि इस मसले का हल जल्द हो और ये प्रोजेक्ट जो वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है ये कंप्लीट जल्द से जल्द हो पाए। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए आप।